जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आपका भाई का भी गला लगभग लगभग अब सही हो गया है, तो चीज़ें एकदम स्मूथ वे में चलेगी और क्लासेस प्रॉपर टाइम के हिसाब से आप लोगों को मिलेंगी। तो भाई साहब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलोगे भैया क्या बात है, नया कुछ करा रहे हो। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे भाई साहब आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें आपको मालूम है भाई साहब 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, बोलोगे भैया 9 शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ था। टोटल भाई साहब एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आता है, तो टोटल 225 क्वेश्चन हमको मिला होगा। ठीक है भाई, नए नए क्वेश्चन है, अच्छी बात है। 225 क्वेश्चन है, तो हम जानते हो क्या करेंगे, कंप्लीट एक ही बार 225 नहीं कराएंगे, हम इसको शिफ्ट वाइज कराएंगे। जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन का एक सेट आज करा दिया, फिर 25 क्वेश्चन का एक सेट कल करा दिया, ऐसे ही करके हम 9 शिफ्ट को अच्छे से बहुत प्यार तरीका से एकदम स्मार्ट वे में चीजों को कवर करेंगे। ठीक है भाई, उसी के सिलसिले में जो है आज हमारा शिफ्ट नंबर है किस तारीख को, तो 6 मार्च 2026 का जो एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें आए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट से हट के आया, नहीं, कॉन्सेप्ट से ही आया है, बट ये है कि कैलकुलेशन को पार्ट को थोड़ा बढ़ा दिया है और थोड़ा जो लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं दिया है, यानी कंफ्यूजन में डालने वाला लैंग्वेज दिया है, ताकि आप देख के चीजों को कंफ्यूज हो जाए, पजल हो जाए, ऐसी चीजें दे रखा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो चीजों को एकदम बढ़िया से बना लेंगे, अच्छे खासे तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा अच्छे हैं, नहीं तो 20-25 को 20 तो सारे लोग कर ही लिए होंगे। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब धुआं धुआं करने वाले हैं हम लोग लगातार। एक एक ऐसे ही सेट आएगा, पहले टेक्नीशियन करेंगे फिर एएलपी करेंगे। आइए भाई सब क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये कहीं ना कहीं भाई साहब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। या तो भाई साहब यहाँ पर क्या है, जेड और वाई है, इसके जगह पे एक एक रख के कर लो, नहीं तो यहाँ क्या करोगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो। तो सबसे बढ़िया तोड़ देते हैं उसको और बेटर हो जाएगा, एक रखने से बेटर। तो बोलोगे भैया 5z माइनस 12y स्क्वायर है, तो 5 डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25z स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 144 वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2ab, यानी ये हो जाएगा 5 12 50 60 और 2 कितना होता है, बोलोगे 120 जेड वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया प्लस में, फिर यहाँ पे लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो बोलोगे भैया 144 जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद से आ गया प्लस में 25 वाई स्क्वायर। अब उसको से प्लस में हो जाएगा सिर्फ कितना, 12 50 60 120 एक्स और जेड और वाई है। ठीक है, और माइनस में है कितना, 144 जेड स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये हमारा क्या था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे था, तो ऐसे कर लेते हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या था कि भाई सब जेड के भी जगह पे एक रख लीजिए और वाई के भी जगह पे एक रखिएगा तो आ जाएगा। तो बोलोगे भैया माइनस क्या है भैया, बोलोगे 144 जेड स्क्वायर, ये खा जाएगा कहाँ पे, ये प्लस को। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या है, 120 जेड वाई, यहाँ पर देखो 120, ये माइनस का प्लस है तो आपस में खत्म हो जाएंगे। अब जो बचता है मेरे पास, क्या बचता है, तो बोलोगे भैया 25 जेड स्क्वायर यहाँ पे है और 25 वाई स्क्वायर यहाँ पे है और 114 वाई स्क्वायर यहाँ पे है। तो सबसे पहले आएगा 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, 25 जेड स्क्वायर प्लस में 144 और 25 ऐड करोगे तो बोलोगे 169 होता है और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा 25 जेड स्क्वायर प्लस में 169 वाई स्क्वायर। कहा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो सिंपल सा सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था, प्यार से सारे लोग बना लिए होंगे। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और 2 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 15 मजदूर 10 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं तो 6 दिनों में वैसे ही दीवार बनाने के लिए कितने मजदूर की जरूरत पड़ेगी। बहुत बेसिक सवाल, 15 मजदूर है 10 दिनों में कर रहे हैं, तो बोला है कि 6 दिनों में वैसे ही एक दीवार बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। भाई सब लगा दो, एमडीएच वाले कॉन्सेप्ट हम बनाए हैं कि नहीं। तो बोलोगे भैया हमारे पास कि 15 मजदूर है, किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, सिर्फ यही बोला है क्या कि 6 दिनों में करने के लिए कितने मजदूर की जरूरत होगी, यानी हमने 100 मजदूर की जरूरत होगी। एक्स का मान निकालो, तो बोलोगे भैया यहाँ से अगर मैं उड़ाऊं तो कैसे उड़ाओगे। अगर मैं देखूं तो 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 3 से काट लो भाई साहब 5 बार में, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्स का मान आ जाएगा 25, यानी 25 मजदूर की जरूरत होगी। और 25 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल है। मैंने क्या बोला कि इसमें से 5-6 क्वेश्चन होगा जो बढ़िया होगा, मस्त तरीके से बोल सकते हो कि मस्त होगा, नहीं तो 19-20 तो सारे लोग कर ही लिए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, टाइम एंड वर्क का सवाल है, पढ़िए। कह रहा ABCD एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो बना लो भाई साहब, बोलोगे भैया यहाँ पे ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया। बोलोगे भैया यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि ये 12 हो गया,
ये 15 हो गया, फिर यहाँ पे 20 हो गया, ये 30 हो गया। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, तो बोलोगे भैया एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे भैया इनका अगर एलसीएम में लूँ तो हमको मालूम है, क्योंकि 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 20 और 12 कहीं ना कहीं देखोगे भाई साहब 60, और इन दोनों का भी एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 हो गया। एफिशिएंसी ले लो, तो बोलोगे 15 12 का 5 गुना है, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। ये हमारा क्या आ गया, एफिशिएंसी। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत बढ़िया तरीके से बोलोगे भैया सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। यानी भाई साहब सभी लोग साथ में काम करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद डी भाई साहब ने छोड़ देते हैं। फिर देखिए, सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम को पूरा लगने में कुल कितना समय लगेगा। जब टाइम एंड वर्क पढ़ोगे ना, तो इसमें 2 केस बनता है। एक होता है कि कोई आदमी कुछ दिन काम किया छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं कुछ दिन बाद छोड़ दिया, और एक केस बनता है कि कोई आदमी है काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ दिया। यानी बाद और पहले का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। तो बाद वाले को क्या बोलते हैं, तो बाद वाले में ऐसा करते हैं कि भाई साहब वो जितना काम किया है ना, उसको टोटल काम में से भाई साहब उसका काम हटा देंगे। यानी हटा देंगे कि भाई साहब लो तुम 2 दिन में 4 काम किए हो, तो टोटल काम में से तुम्हारा 4 काम हम निकाल दिए। और पहले वाले को बोलते हैं भैया एक काम करो यार, 3 दिन तो बचा है, तो 3 दिन और काम करके जाना। उसको भागने नहीं देते, उसको पकड़ के लाते हैं, बोलेंगे भैया तुम 3 दिन करो, कंप्लीट हो जाएगा तो जाना। यानी कहने की जो पहले छोड़ता है उसको काम को हम टोटल वर्क में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बस यही करना है। तो देखो भाई साहब 2 दिन तक कौन किया भाई साहब, यहां पर अगर मैं देखूं तो बोलोगे भैया जो 2 दिन बाद जा रहा है वो डी है, काम छोड़ के चला जाता है। तो ये काम बाद का है, तो इसको काम हटा दो। तो बोलोगे ये हमारे पास डी है, इनको हटा दो। लेकिन 2 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 4 काम करेंगे, 3 का 4 काम माइनस कर दो, तो बोलोगे भैया अब 56 काम बचा है हमारे पास। 56 काम बच गया। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, बोला है सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले। अब पहले आ रहा है तो इसको रोको और 3 दिन कराओ। तो भाई साहब सी के देखो, एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो बोलोगे भैया 9 काम करेंगे। तो इसमें 9 काम इनको ऐड कर दो, क्योंकि भाई साहब इनको रोके हो तो 3 दिन ये काम करेंगे अपना, तो उसमें एड ऑन होता, क्योंकि पहले छोड़ रहे हैं। फिर बोला है क्या, बी काम को 2 दिन पहले छोड़ रहा है, बी को भी रोको, बोलो 2 दिन करके जाओ। तो बी का एफिशिएंसी 4 है, तो बोलोगे भैया ये 8 काम कर देंगे, तो ये होगा। अब टोटल वर्क कितना हो गया, तो 9 8 17। अब देखो यहाँ पे होगा 17 और 6 कितना होता है, 23 के 3 हाथ में 2, 5 और 2 7, यानी कहने की टोटल वर्क हो गया 73। अब बोला है कि काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब हमको मालूम है कि हमें टाइम फाइंड करना है, तो बोलोगे भैया टाइम फाइंड करना है। टोटल वर्क 73 आ गया। अब यहाँ पे एफिशिएंसी किसका लेंगे, तो उसी लोग को लेंगे, क्योंकि भाई साहब डी भाई साहब काम करके छोड़ के चले गए हैं, लेकिन बाकी बी और सी को हमने पकड़ा है तो इनका एफिशिएंसी लेंगे, डी का नहीं लेंगे। तो बोलोगे 5 और 9 और 3 12 हमारा एफिशिएंसी आ गया, तो 12 से डिवाइड करो, तो बोलोगे 12 छक 72, एक सहित में आ गया 12। कहीं ना कहीं बोलोगे 6 दिन इतना घंटा लगेगा। ये फ्रैक्शन में है, तो आपको मालूम है भैया कि एक दिन में 24 घंटा होता है। ये नहीं कि 12 घंटा मत जोड़ना, 12 घंटा दिन का भी होता है, 12 घंटा रात का भी होता है, तो 24 से गुणा कर दो। तो बोलोगे यहाँ पे 2 से कट जाएगा, यानी 6 दिन 2 आवर में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन 2 घंटे कहाँ है भाई, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल था कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं उड़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, भले टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं चीजों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि आने वाले समय में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप बहुत बढ़िया से करके आ पाओगे। जानते हो क्या होता है, यूट्यूब पे लोग आते हैं और अपना जादू दिखाते हैं। यार भाई जादू दिखाना थोड़ी जरूरी है। अब मान लो ये तो एग्जाम हो गया, जिन भाई लोग अगर मान लीजिए अगर उनको जादू देखना होता, अगर उतना जल्दी जल्दी बनाना होता, तो एग्जाम में ही बना लिए होंगे। ठीक है भाई, अगर नहीं बना होगा तो उनको समझना है ना भाई कि क्वेश्चन क्यों नहीं बना है, तो उनके लिए पेशेंस से कोई समझाने वाला हो कि बाबू देखो ऐसे ऐसे बना है, ऐसे ऐसे बनाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करो। हाँ, अगर प्रैक्टिस सेट करा रहा होता तो सारी चीजों को मैंने उड़ा देता, एकदम जल्दी उड़ाओ कि ऐसे ऐसे हुआ बना। लेकिन यहाँ पे सारे प्रोसेस बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे करना चाहिए आपको, ताकि आने वाले एग्जाम जितने भी होंगे जो आप जाएंगे देने के लिए, उस सब के लिए बहुत ही क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा और बेनिफिट होगा आपको ये सेट। इसलिए मैं ये कराता हूँ और बहुत पेशेंस से, बहुत आसान से एक एक चीज को लिखते हुए चलता हूँ। बोलोगे भैया आप 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया, तो ये अकेले शेष कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। बहुत बेसिक, बहुत लल्लू सवाल है। पीछे वाला से भी तो लल्लू है, पीछे वाला तो थोड़ा अच्छा भी था। तो बोलोगे यहाँ पे ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ये 5 दिन में कर रहा है। अब बी क्या कर रहा है, यही काम 50 दिन में करता है। एलसीएम ले लो, ये 50 हो गया,
ए का एफिशिएंसी 10, बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। जब एफिशिएंसी आ गया तो आगे पढ़िए, बोला क्या है हमारे पास, तो बोला है बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया। बी भाई साहब 10 दिन तक काम किए फिर छोड़ देते हैं, तो अकेले ये 10 दिन में कितना काम करेंगे, तो बोलोगे भैया हमें मालूम है कि एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे 10, और ये घट जाएगा, अब टोटल वर्क 40 हो गया। अब जब टोटल वर्क 40 बचा है तो आगे पढ़िए, आगे इन्होंने ये बोला है ये अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी अब अकेले ये भाई साहब करेंगे तो यही तो बोला है कि शेष कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो बस हमें मालूम है कि टाइम ऑफ ए निकाल लो, टोटल वर्क 40 बचा है, ए का एफिशिएंसी बोलोगे भैया 10 है, तो कहीं ना कहीं बोलोगे हमारे पास 4 दिन में ये शेष कार्य कंप्लीट कर देंगे, और 4 का है तो ऑप्शन नंबर बी। अगर एग्जामिनर यही पूछ देता कि टोटल कार्य कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो भाई साहब हम बी के भी अकेले जो 10 दिन काम किया है उसके भी काम को एड ऑन करते हैं, बट सिर्फ हमें शेष वर्क पूछा है इसलिए 4 होगा। देखा कितना बढ़िया, कितना सिंपल सवाल था और कितने अच्छे से हमने चीजों को समझा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक मशीन के मूल्य में 20% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है और अंत में 10% की कमी की जाती है, इसके मूल्य समग्र में परिवर्तन चेंज बताओ। ये भाई साहब बहुत ही मतलब इजी सवाल होता है, इसको रेशियो मेथड से बना दीजिए, सीरीज मेथड से बना दीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट होता है रेशियो मेथड से, कि कोई चीज इतना से बढ़ा, इतना घटा, फिर बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। बोलोगे पहला जो चीज है वो 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होना चाहिए कि पहले मान लीजिए वो 5 था तो 1 की कमी होकर 4 हो गया, बिकॉज 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। फिर बोलोगे भैया 25% की वृद्धि होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी बोलोगे स्टार्टिंग में अगर सीपीयू उसका 4 होगा तो एसपी 5 हो जाएगा। फिर देखिए अब अंत में 10% की कमी हो जाता है, अंत में 10% की कमी यानी 1/10, यानी कोई चीज 10 हो गई स्टार्टिंग में तो 1 की कमी होकर 9 हो जाती है। अब लो भाई साहब ओवरऑल समग्र निकालना है, तो ओवरऑल के लिए क्या करेंगे भाई साहब, काट दीजिए। अब देखो 5 5 को खा जाएगा, 4 4 को खा जाएगा, तो बोलोगे 10 से 9 हो रहा है, यानी कोई चीज 10 से 9 हो रहा है तो 1 की कमी हो रहा है, कितने पे हो रहा है 10 पे हो रहा है, यही परसेंटेज में पूछा है तो 100% लगा दो, काटो भाई साहब। तो 10% की क्या हो रहा है भाई, तो बोलोगे कमी होगा, और 10% की कमी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। बताओ ये सब चीजें नहीं पढ़ाया हूं मैं, रेलवे फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है कि नहीं परसेंटेज में, ये तो सबसे बेसिक ही टाइप होता है रेशियो में, कैसे चीजों को उड़ाते हैं। आइए उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x 2 और y का क्या है, तृतीय अनुपाती है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल है। फिर बुलाता था y 1 और 18 का तृतीय अनुपात है, तो y का मान ज्ञात करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर कैलकुलेशन बेस्ड है तो बना सकते हो। सबसे पहले हमें थर्ड अनुपात समझो क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये ए हो गया, बी हो गया, फिर प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी हो गया, तो थर्ड क्या होता है, तो बोलोगे ए और बी, बट्टे में होता है बी और सी, तो थर्ड निकालना नहीं हमारे पास सी हो जाता है, तो सी बराबर में डायरेक्ट बोल सकते हो बी स्क्वायर अपॉन में ए, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो बी स्क्वायर अपॉन में ए हो गया। तो बोलोगे भैया हमारे पास x जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है, किसका भाई, तो बोलोगे बी स्क्वायर, यानी बी की जगह पे y है तो y स्क्वायर, ए की जगह पे 2 है, इसका। ये पहला लाइन हो गया। फिर दूसरा लाइन पढ़िए, दूसरा में इन्होंने पढ़ा है कि तथा y जो है 1 और 18 का तृतीय अनुपात है। y है यहाँ पे, y क्या है भाई, 1 और 18 का तृतीय अनुपात है। y जो है 1 और 18 का तृतीय अनुपात, 18 b की जगह पे आ रहा है तो b का स्क्वायर करते हैं तो बोलोगे भैया 324, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x। अब हमें निकालना क्या है, y का मान फाइंड करना है कि y का मान क्या होगा। तो देखो भाई साहब ये y का मान निकालना है, x का मान दिया तो इस x को उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया पहले इधर आ जाएगा, तो बोलोगे x और y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 324। यहाँ पे x का मान हम ये रखेंगे y स्क्वायर इंटू में y और बट्टे में 2 हो गया, यहाँ पर 324, तो इस 2 को उठा के उधर भेज दो, तो बोलोगे इस 2 को उठा के भेजेंगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y क्यू बराबर में हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, क्यू के हिसाब से तोड़ो, अगर 324 किसका है तो बोलोगे भैया कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो 81 का 4 गुना है। 81 को क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे भैया 9 इंटू में 9 इंटू में 4 इंटू में 2, क्या भाई 4 दूना 8 लिख दो ना, 4 और 2 8 हो गया, इतना आ गया। तो बोलोगे भैया हमें क्यूब में जाना है, तो हमें क्या है ये 9 9 81 है, तो 27 का 3 गुना होता है 81, तो बोलोगे y बराबर में अगर y क्यू बराबर में लिखोगे तो 27 इंटू में 3 इंटू में हो जाएगा हमारे पास 8। अब देखो ये 3 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, तो y का मान निकालोगे तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा इसका, 3 बाहर हो जाएगा इसका, और सिर्फ 3 अकेले बचता है, तो ये भाई साहब 3 इसमें आ जाएगा, यानी क्यूब रूट लगता है। अगर सिर्फ स्क्वायर आता है तो यहाँ पर नहीं लिखते हैं, क्यूब रूट लगता है इसीलिए लिखते हैं। तो y का मान निकालो तो बोलोगे 3 दूना 6 और यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y का मान हो जाएगा 6 इंटू में क्यूब रूट 3, 6 इंटू में क्यूब रूट 3 का है, तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म।
तो ये मैंने बोला था अच्छा सवाल है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ऐसा दिया है डाटा जिसको हम कैलकुलेट करके निकालते, यहाँ पे इतना नहीं लिखते, यहीं पे लिख लेते, बट ठीक है मैंने एक एक स्टेप लिख दिया ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और 7 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 3 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 10,000 रुपये उधार लेता है, बहुत बढ़िया। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 8 सहित 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो इस लेन देन में उसका लाभ और हानि मतलब वार्षिक लाभ क्या होगा। जानते हो क्या पूछा है? बहुत बच्चे ऐसे क्या करते होंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि 10,000 पे भाई साहब 5-15% सिंपल इंटरेस्ट का पहले निकालेंगे, एसआई निकालेंगे, फिर उसके बाद से इसी रेट पे इतना लेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे, सिर्फ 3 साल पे डिफरेंस लेंगे। लेकिन भाई साहब ध्यान रखो, यहाँ पे पूछ दिया है क्या वार्षिक लाभ, यानी वार्षिक बोल दिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये भी 3 साल के लिए दिया था। देखो ये भी 3 साल के लिए, ये भी 3 साल के लिए, तो भाई साहब जब हमें मालूम है कि यहाँ पर आप सीधी सीधी देख रहे हो कि यहाँ पे भी टाइम बराबर, यहाँ पे भी टाइम बराबर, तो सिर्फ रेट का डिफरेंस ही ले लो ना। 1 साल के बाद बोला है तो बोलोगे यहाँ पे 5% है, ये 8 सहित 1/4, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस सिर्फ आएगा 3 सहित 1/4% का, बस बात खत्म। यही हमारा ब्याज का डिफरेंस आ गया। जब ब्याज का डिफरेंस आ गया तो पैसा में निकाल दो, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 3.2 कितना हो गया, अगर देखूं मैं तो 3.25% होता है, 3.25% ये हो गया। और कितना का निकालना है तो 10,000 का निकाल लो, 10,000 का निकालेंगे हम कितना, तो 3.25%, परसेंट हटता है तो 00 नीचे आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 00 और आ जाएगा। तो बोलोगे भैया किधर गया, तो बोलोगे यहाँ पे कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए कि भाई साहब 4 जीरो डायरेक्ट 10,000 खा जाएगा, यानी 325 रुपए का भाई साहब उसको क्या होगा भाई, तो लेन देन में देखो, लेन देन में उससे कितना लाभ होगा, तो 325 का लाभ होगा। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। बाकी लोग निकालते रहेंगे पहले भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट 3 साल पे, फिर दूसरा का भी निकालेंगे, फिर उनका देखेंगे डिफरेंस यानी लाभ देखेंगे, बट आपको वैसे नहीं करना है, बहुत प्यार तरीके से बना लोगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए भाई साहब नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर पढ़ते हैं भाई। 8 नंबर कह रहा है कि 36 माइनस, ये तो भाई सब क्या है, हमें बहुत बढ़िया, क्या हम बोर्ड मास की तरह बनाते हैं इसको, देखो कैसे बनाते हैं, हमेशा पहले पीछे से बनाना ब्रैकेट से। अब देखो यहाँ पर अगर देखूं मैं तो सबसे पहले भाई साहब क्या करते हैं, ब्रैकेट देखते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट देखो, जब ये वाला आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा ना, ये वाला ब्रैकेट, तो इसमें भाग है, तो भाग करोगे तो 5 होगा, 5 3 15, 15 में से 4 गया कितना 11, 11 और 7 कितना 18, और यहाँ पे है माइनस, ध्यान रखना माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 7 और 7 माइनस 18, तो बोलोगे भैया कि 7 और माइनस 18, 7 माइनस 18, तो यहाँ के कितना हो जाएगा माइनस का 11, यानी ओवरऑल आ जाएगा माइनस का 11। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के हिसाब से देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 11, तो यहाँ पे 3 है, तो बोलोगे भैया पहले 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा तो भाई साहब कितना हो गया, अगर मैं 3 से गुणा करूं तो माइनस 11 और 3 कितना होगा प्लस का 33, कितना होगा प्लस का -3 है और -11, तो बोलोगे भैया प्लस का 33 हो गया। प्लस का 33 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, यानी प्लस का 43 आ जाएगा हमारे पास। देखो कितना आसान से बना रहे हैं, यानी हमारा प्लस का 43 हो गया। अब यहाँ पे 36 माइनस 43, तो 36 माइनस 43 करोगे तो -7 होगा, ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो ऐसे सवाल को लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, आराम से पीछे से सॉल्व करते हो, प्यार से बना लोगे। बस ध्यान रखना माइनस प्लस में बहुत कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए निम्नलिखित का दशमलव का रूप लिखो। लो भाई सब दशमलव का रूप लिखो। अब देखो ये 7/2 है, जिसको बोलते हो 3.5 होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे है 32.5, यानी यहाँ पे बोल सकते हो हमारे पास क्या कि 32.5 हो गया। फिर देखो यहाँ पे 1 पॉइंट से स्टार्ट है, तो 1 पॉइंट क्या है 245। अब इसको लिख सकते हो भाई साहब कितना, तो बोलोगे 0 पॉइंट कितना 4 7 28 और 4 5 20, ये हो गया। अब ऐड कर लो भाई, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 में 10 2 12 7 19, हाथ में 1, यहाँ पे देखो 3 2 5 1 6 1 7, यहाँ पे हो गया 3, यानी 37 पॉइंट कितना 99.5, 37.99, ऑप्शन हमारे खत्म। तो ये तो सब लल्लू सवाल है, सारे लोग बना लेंगे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, सिर्फ हमें क्या पॉइंट टू में खेलना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है एक कक्षा में 46 लड़के और 36 लड़कियां हैं, यदि लड़कियों की संख्या में क्रमिक रूप से 25% और 20% की वृद्धि होती है तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक होगी।
बताओ भाई साहब, सिर्फ यहाँ पर गेम खेला है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 36 लड़कियां हैं। अब इस लड़कियों में भाई साहब क्या बढ़ा रहा है, पहले 25% फिर 20% की वृद्धि करता है। तो यहाँ पर बोलोगे भैया हमारे पास कि मान लीजिए यहाँ पे बॉयज हो गए हमारे पास, ये गर्ल हो जाएगी। बॉयज का ऑलरेडी 46 दिया है, लेकिन गर्ल का जो 36 है ना, इस पे बढ़ा रहा है, पहले 25% की वृद्धि कर रहा है, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी पहले कोई 4 थी, 1 की वृद्धि होकर 5 हो रहा है, ये 5 कर रहा है। फिर भाई साहब 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी 1/5, यानी पहले 5 था तो 1 की वृद्धि होकर 6 हो रही है। ओवरऑल देखो कितना बड़ा, तो बोलोगे हमें 4 से काटोगे 9 बार में, अब इसको 5 से 5 यानी 9 6 54, अब यहाँ पे 54 हो गया। अब बोलोगे लड़का कितना था, तो 46 था, लड़की कितना हो गई, तो 54 हो गया। तो पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या में कितनी अधिक होगी, यानी लड़कियां जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक होगी। तो लो भाई सिंपल सवाल है कि 46 से 54 हुआ है, यानी 4 और 4 8 अधिक होगी, और यही पूछा है 8 का है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो सिर्फ लड़कियों में बढ़ा दिया परसेंटेज, बाकी कुछ किया थोड़ी है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। क्या निम्नलिखित को सरल करिए, और ये आपको सरल करना है, बहुत प्यार से सारे लोग बना लेंगे। आप सभी के लिए होमवर्क, अगर ये नहीं बनाओगे तो क्या ही फायदा होगा, मैं बना लूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से करते जाओ, पीछे से बन जाएगा। बहुत ईजी सवाल है, ठीक है भाई, होमवर्क है। और सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखना, जो जो यहां तक देख लिया भाई, अगर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिए तो फिर कसम खिलाया जाएगा। अब कसम किसका खिलाया जाएगा वो आप भी जानते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हैं, बच नहीं सकते भाई, नहीं तो फिर देख लो शराब देंगे, वो वाली चीज। देखो भाई बनाना तो पड़ेगा, जब मैं इतना कर रहा हूँ और 25 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन नहीं बना रहे तो फिर तो धिक्कार है, आप जियान है, आप क्या ही करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। 12 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है। बहुत बढ़िया, अंकित कर दिए, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि उसे 179 79 बोलते हैं इसको, 79 180, ध्यान रखना, बहुत लोग पढ़े 169 189, इसमें कंफ्यूज होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोला है तो पंखों का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं पंखों का मार्क प्राइस पूछा है। हम एक चीज हमेशा पढ़ाते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला, कि पहले क्या आता है, तो बोलोगे भैया एमपी, फिर यहाँ पे एसपी, फिर आता है सीपी। मान लो मैंने सीपी को 100 माना, तो ऑलरेडी इन्होंने ये बोल दिया, क्या बोल दिया, यहाँ पे देखो, दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से, यानी सीपी अगर 100 है ना भाई, तो अब कितना हो गया एमपी, यानी 136। बात खत्म भाई, आगे आइए। फिर इन्होंने बोला है अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देते हैं। मान लीजिए कोई चीज 136 से इस पर 25% की छूट देंगे, तो बोलोगे भैया 136 से 25% की छूट, यानी 100 की चीज 25 का छूट, यानी 75 में जाएगा। कितने में जाएगा भाई, 75 में जाएगा। तो बोलो इसको, अगर मैं इसको काटू 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से काटो 4 3 12, उसके बाद से 4 चौको 16, यानी 34 का 3 गुना होता है 102 में ये जाएगा। बहुत बढ़िया, जब यहां तक आपको माल गया, ये आ गया मालूम क्या कि 102 में जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 102 आ गया। आगे पढ़िए क्वेश्चन में, एक एक लाइन को पढ़ना होता है, प्यार से पढ़िए, आंसर निकल के आएगा। यदि उसे 179 रुपए का लाभ होता है तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। 179 का लाभ होता है, इसमें देखना भाई कितना यूनिट का लाभ हो रहा है, तो बोलो कोई चीज 100 की चीज 102 में जा रही है तो 2 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू में कितना दिया है, तो 169, हमें बताना है मार्क प्राइस यानी 136 का मान बताना है। तो देखो सारे लोग गुणा करेंगे, आपको नहीं करना है। बोलोगे 179 का मान कितना, 2 इंटू में 1 क्या लिखना है भाई, 36, 136 का मान 2 से काटोगे तो कहीं ना कहीं हमें मालूम है भाई सब, 2 छके 12, 1 2 8 16। अब देखो सबका यूनिट डिजिट देखो अलग अलग दिया है भाई, तो हम पूरा यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे कि 9 8 72 यूनिट डिजिट में सिर्फ 2 आएगा, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अब जिसको विश्वास नहीं है 179 में 68 से गुणा करके लाओ, नहीं तो भाई साहब यूनिट डिजिट उड़ाओ, 1 सेकंड में बन जाए कि भाई साहब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 9 8 72, और एक ही ऑप्शन में है 2, खत्म। अगर नहीं तो इसको पूरा आराम से करिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13, कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। क्योंकि हम 12 क्वेश्चन तक रिकॉर्ड किए थे, जैसे ही 12 क्वेश्चन रिकॉर्ड किए थे उसके बाद से हुआ क्या था कि इस स्टूडियो का लाइट हमारा क्या होता, कट गया था, जिसकी वजह से हम आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। अब यही रीजन है कि हम यहाँ से अब 13 क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, 13 नंबर क्वेश्चन। और मैं सोच रहा था कि 12 क्वेश्चन अपलोड कर दूं, बट अंदर से फील नहीं आ रहा था कि 12 करूं, इसीलिए सोच रहा था कि पूरा 25 क्वेश्चन क्या करूं, रिकॉर्ड करके ही अपलोड करूंगा। तो आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 20 है, ये 2 संख्याएं 11 और 22 है,
यहाँ पे 22 है और एक 11 है, तो हमसे पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी। बहुत ईजी है, एवरेज दे रखा है 3 संख्या, तो सम क्या होगा, तो बोलोगे भैया सम होता है एवरेज इंटू में नंबर, तो डायरेक्ट 20 में 3 से गुणा करूंगा तो सम आ गया भाई साहब 60, जिसमें से अगर दोनों संख्या को आपस में ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 33, तो इसमें से अगर मैं 33 माइनस करूं तो हमारे पास जो संख्या आएगी 22, यही हमारा हो जाएगा भाई साहब तीसरी संख्या। 22 नहीं होगा 27 होगा, 33 में अगर 60 में से 33 घटाऊंगा तो 27 होगा, और ये तीसरी संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। तो ये बहुत लल्लू सा सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था। ये नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कहता है। कह रहा है यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, और पाई का मान हमें लेना है 3.14। उपयोग कीजिए, तो दशमलव यहाँ 2 दशमलव स्थान तक बताना है, कहीं ना कहीं ये हमारा आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेट में दिया है, तो अप्रोक्सीमेट में ही आंसर आएगा। सबसे पहले भाई देखते हैं कि हमें क्या बोला है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो 2 पाई आर एच, जिसका मान है 140.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 हो गया, पाई की जगह पर लिखना है 3.14, और रेडियस फाइंड करना है क्योंकि एच हमें दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो बोलोगे भैया 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 140.1 हो जाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ये हमारा मान निकल के आ गया। अब यहां से कहीं ना कहीं हम रेडियस निकालेंगे क्योंकि बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आइए अच्छे से एक एक करके सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। तो बोलोगे भैया अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 से काट लो, 2 से 14 0, फिर 0.5 आ गया। फिर अगर मैं इसको मैं कैसे करता हूँ 3 से काटता हूँ, 3 से काटूंगा तो ये हमारा आ जाएगा भाई, क्या आएगा, तो बोलोगे भैया 3 दूना 6, फिर यहाँ पे 3 तिरिका 9 1, फिर 3 तिरिका 9 3 5 15, 23.35 आ गया। तो जो हमारा रेडियस आएगा वो क्या निकल के आएगा मैं अभी बताता हूँ। रेडियस आएगा ये कहीं ना कहीं हमारे पास ऊपर चल जाएगा, तो 23.35 और बट्टे में आ जाएगा 3.14। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ से पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, चाहे ऐसे भी देख सकते हो। 3 से अगर मैं देखूं तो 3 7 21, 14 से ये कितना 3 7 21, अगर मैं क्या करता हूँ 3 7 21, अगर मैं 7 बार में जाता हूँ तो 21 के करीब में जाता हूँ, अगर मैं 8 बार में जाऊंगा तो 3 8 24 हो जाएगा, यानी हम 7.5 में जाएंगे तो कहीं ना कहीं 3.5, यानी 21 और 3.5 करेंगे तो 24 हो गया, यानी 3.5 तक तो नहीं जाएंगे। यानी जो रेडियस का अप्रोक्सीमेट हमारा मान आएगा तो वो बोल सकते हो भैया कि 7.4 सेंटीमीटर हमारा अप्रोक्सीमेट में मान आएगा, क्योंकि 7.4 हमारा अप्रोक्सीमेट में आएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि देखो इससे अगर मैं देखो 7.5 कह रहा हूं तो ज्यादा हो जा रहा है, यानी इतने के करीब में आएगा, जो हमारा रेडियस आएगा 7.4 मीटर आएगा। काफी अच्छा मतलब सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब जब रेडियस यहां से आ गया तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बोलोगे भैया क्या पूछा है दिखाओ, तो देखो यहां पे इन्होंने ये बोल दिया है, तो उसका आयतन ज्ञात करिए। पाई का मान ये रखना। अब आयतन क्या होता है, तो सबसे पहले आयतन में आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की जगह पर रखना है 3.14, रेडियस हमें निकल गया 7.4, और 2 बार है तो 7.4 हम कर देंगे, और जो एच का मान होगा वो हमारे पास 3 आके आ जाएगा। तो बोलोगे भैया पहले 7.4 का हमें क्या गुणा करते हैं तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्ट। तो बोलोगे यहाँ पर 3.14, 7.4 का अगर मान लो मैं स्क्वायर करता हूँ तो 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 चौक 16 हाथ में 1, 7 चौक 28 का 56, 1 57 हाथ में 5, 7 से तो 49 और 5 होता है कितना, तो बोलोगे भैया 49 और 5 54.76 हो जाएगा। यानी 4 चौक 16 हाथ में 1, 7 चौक 28 दूना कितना होता है, तो बोलोगे 28 दूना 56, 1 57 हाथ में 5, और 7 से तो 49 और 5 54.76 आ गया, और इंटू में 3 से गुणा करेंगे। अब देखो अब ऐसा करते हैं इस 3 को गुणा कर लेते हैं किसी एक में गुणा कर लो, तो इसी में कर लो, तो बोलोगे भैया हमारे पास कि मान लो 4 3 12 हाथ में 1, फिर 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। उसके बाद से 3 3 का 9, यानी यहाँ 9.42 इंटू में हम कर सकते हैं 500 कितना 54.76। अब 9.42 और 54.76 में हम गुणा करना है, तो एक बार ऐसा करता हूँ ना कि 54 से 9 में हम गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, तो बोलोगे भैया कि 54 का अगर मैं 10 गुणा करूंगा तो 540 होगा, और 540 में से अगर 54 घटाऊंगा तो बोलोगे 496 होगा, यानी 400 कितना होगा, अगर उसमें 496 होगा, 496 होगा, यानी कहीं ना कहीं 500 से थोड़ा सा ज्यादा हमारा, क्योंकि ये हमारे पास 42 ये बच रहा है और 76 ये बच रहा है, इसको भी हम गुणा करेंगे तो हमारा कुछ उसके नियरेस्ट में जाएगा। तो अगर मैं देखूं नियरेस्ट में, अगर कहीं ना कहीं हमारे पास 500 का नियरेस्ट में जो हमारा आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखो बात खत्म, यानी हम 54 में 9 से गुणा करके निकालेगा, अगर पूरा गुणा करोगे ना तो 500 के इसके मैंने 515 516 के बीच में हमारा आंसर ये निकल के आएगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मान लिया है ना भाई, ये 7.4 लिया है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 7.43 कुछ करके समथिंग आएगा। तो काफी बढ़िया सवाल था ये कैलकुलेटिव सवाल था, इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ था नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, लेकिन जो डाटा दिया था इन्होंने बहुत कैलकुलेशन में इसमें दे दिया था, और काफी मतलब ये नहीं है लेंदी टाइप का इन्होंने डाटा दिया था। तो भाई साहब अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में ना, तो फर्स्ट गो में तो इसको क्या करना है,
लेट को कर देना, नहीं छोड़ देना है। सेकंड गो में जब आपके पास टाइम मिले तब आके बनाना, नहीं तो फर्स्ट गो में अगर टकराएंगे तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है शरद और आदर्श की वर्तमान आयु का योगफल 36 वर्ष है। वर्तमान से 2 वर्ष बाद शरद की आयु आदर्श की आयु की 3 गुनी होगी तो शरद की वर्तमान आयु आता है। ये भी कोई सवाल है? देखो ऑलरेडी दे दिया शरद और आदर्श की वर्तमान आयु, यानी शरद और आदर्श हो गए जिनका वर्तमान आयु 36 दिया है। अब जो शरद है ना भाई आदर्श से क्या कह रहा है, तो ये पढ़ो, ये वाला लाइन पढ़ो तो बोलोगे हमारे पास दिया है कि देखो फिर वर्तमान से 2 वर्ष बाद शरद की आयु आदर्श की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। शरद की जो आयु होगी आदर्श की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो तो शरद की आयु आदर्श की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3:1 होगा। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है तो बोलोगे प्रेजेंट से ये 2 साल बाद हो रहा है। क्या बोलोगे भैया, कि बोलोगे प्रेजेंट से 2 साल बाद हो रहा है। तो देखो 2 साल इसमें भी बढ़ेगा, 2 साल इसमें भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा इनमें, तो बोलोगे ओवरऑल 4 बढ़ेगा। यानी ये 36 है तो अब 4 बढ़ के कितना हो जाएगा 40। तो ये बोल सकते हो कि प्रेजेंट में 3 और 1 4 का मान यानी 4 यूनिट का जो मान होगा कितना होगा, तो बोलोगे भैया 36 में 4 यानी 40 होगा। तो 1 यूनिट का अगर मैं मान निकालूं तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 10। जब 1 यूनिट का मान 10 आ जाएगा तो बोलोगे हमारे पास ये जो शरद का अभी जो 2 साल बाद का आयु होगा 30 होगा, और वहीं भाई साहब ये जो ए हमारा जिसको बोलते हैं आदर्श इनका 10 होगा। तो जो हमें एग्जामिनर पूछा है वो क्या पूछा है, तो देखिए मैं दिखाता हूं। बोला है शरद की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी शरद की वर्तमान आयु 2 साल बाद 28 है, सॉरी 30 है, तो वर्तमान आयु क्या होगा, तो इसमें से 2 साल कम कर दो, यानी जो उसका प्रेजेंट एज होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 30 में से 2 साल कम करेंगे यानी 28 वर्ष होगा, और 28 वर्ष आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो लोग फलना ढिम का एक्स मान के बनाते हैं, बट आपको एक्स मान के बनाने की जरूरत नहीं था। सिंपल सा सवाल था कि 2 साल अगर बढ़ रहा है तो सब में 2-2 साल बढ़ेगा। 2 लोग हैं तो 36 था इनका, क्योंकि इनका आयु का योगफल था, यानी यहाँ पर सम दे दिया था, तो सम में हम क्या करेंगे 2-2 बढ़ा के 40 हो जाएगा। ऑलरेडी 3 और 1 4 का मान 40 दे दिया था, तो 1 का मान हम निकाल लिए और 1 का मान निकाले, उसके बाद से यहाँ पे 3 का ये माना गया, 1 का मान ये निकल के आ गया, फिर इसमें से 2 साल घटा दिए तो परसेंटेज निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि किसी समलंब की 2 समांतर भुजाएं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि समांतर भुजाएं के इन युग्म, देखो ये वाला लाइन पढ़ो, बहुत बढ़िया लाइन है। बोला क्या है कि जबकि समांतर भुजाओं के इन युग्म दूसरी भुजा की लंबाई इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर है, यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना दिया है तो उस वक्त तो वक्त बोला है समांतर भुजाओं के युग्म के बीच की दूरी क्या होगी। सिर्फ घुमाया है कुछ नहीं। हमें मालूम है कि पहले यहाँ पर समांतर भुजा मतलब होता क्या है, तो बोलोगे भाई ट्रेपीजियम होता है। तो एक मैं यहाँ पर ट्रेपीजियम खींचता हूँ, देखना जरा, ये हमारा क्या हो गया भाई, तो बोलोगे ट्रेपीजियम हो गया। जब ट्रेपीजियम हो गया तो इसमें बोला समांतर यानी पैरेलल साइड कौन कौन सा होता है भाई, ये भी पैरेलल साइड, ये दोनों आमने सामने के बजाय पैरेलल साइड होते हैं, यानी समांतर भुजाएं होते हैं। जिसका इन्होंने क्या दिया है, तो देखो ये बोला है कि 2 समांतर भुजाओं में से एक की मान इन्होंने 8 सेंटीमीटर दिया है। मान लीजिए एक का मान इसने 8 सेंटीमीटर दिया है, और इनका जो हाइट है ना भाई ये वाला पड़ा है, जबकि समांतर भुजाओं में से इस एक युग्म यानी दूसरा जो ये भुजा है, इस दूसरा भुजा की लंबाई इस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर में है। यानी जो बीच की दूरी को अगर मैं x मानता हूं तो भाई साहब इसके बराबर में ये दूसरी समांतर भुजा है। बात खत्म। और समांतर भुजा का एरिया ऑलरेडी दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया 120 सेंटीमीटर। अब समांतर यानी जो ट्रेपेजियम होता है इसका एरिया क्या होता है, तो बोलोगे भैया हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट होता है। तो बोलोगे हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, तो 8 प्लस में x, ठीक है, और इंटू में हो जाएगा हाइट यानी x, और इनका मान दे दिया 120। बात खत्म। तो बोलोगे भैया अगर 2 को अगर ऐसा करता हूं 2 उधर तो क्या होगा, तो ऐसे लिख लो x इंटू में हो जाएगा 8 प्लस में x, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 2 उधर जाएगा गुणा हो जाएगा 240। अब बहुत बच्चे होंगे, बहुत जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे कि भाई साहब गुणा करके कहीं ना कहीं हम क्वाड्रेटिक बना के यहाँ पे निकालेंगे। बट हम क्यों जाएं, हम उठाएंगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन जाएंगे क्योंकि हमें मालूम है कि x का एक ऐसा मान रखना है कि भाई साहब यहाँ पर गुणा और जोड़ने के बाद से आपस में गुणा करें तो 240 है। अब कौन हो सकता है, मैंने 10 उठाया, तो बोलोगे भैया 10 रखो, तो 10 8 और 10 करोगे 18, 18 में 10 से गुणा करूंगा तो 180 होगा, बट चाहिए 240, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अब बी उठाता हूं भाई, बी 12। अब 12 उठाऊंगा तो 12 होगा, 12 और 8 कितना होता है 20, तो 20 में 12 से गुणा करूंगा, नहीं 12 दूना कितना होता है 24, 240, तो फिक्स भाई ऑप्शन नंबर बी खत्म। हम यहाँ पे x का मान 12 रखेंगे तो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं x का जो मान होगा 12 होगा, खत्म। बाकी लोग जिसको करना है भाई सब आराम से क्वाड्रेटिक निकाल के बनाना, आप करते रहना, करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस यानी दिमाग का यूज करना होता है कि कम समय में हम क्वेश्चन को कैसे देखें और कम समय में कैसे हम क्वेश्चन का आंसर निकाल के ला पाए। आइए
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 16, 20 और 30 में से प्रत्येक की एक संख्या जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या बीतत समानुपात होती है। ये कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल का समान है, मतलब क्वेश्चन है। अब बोलोगे यहाँ पे समान होती है, प्रोपोर्शनल में परिणामी संख्या जो बीतत समानुपात होती है। परिणामी संख्याओं में से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का मध्य अनुपाती बताना है। कहीं ना कहीं हमें मीन, जो हम क्या बनाना है, मीन बताना है, मीन। अब जब मध्य अनुपाती बताना है तो देखो कैसे बनाएंगे। बोलोगे भी हमारे पास यहाँ पर 3 ही संख्या दिया, तो एक 16 हो गया, 20 हो गया, तो मिडिल वाले को 2 बार लिख लेते हैं भाई जब समानुपात होते हैं, तो ये 30 हो गया। कभी भी हम इसमें से हम मान निकालते हैं, क्योंकि x का वो मान निकालते हैं, उसको कैसे निकालेंगे, कौन संख्या इसमें जुड़ी जा रही है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया इनका हम क्या करते हैं भाई, डिफरेंस। 4 हो गया, इनका डिफरेंस यानी बोलोगे भैया 10 होगा। अब ये इनका फर्स्ट वाले को इसमें गुणा कर देते हैं और इनको इसमें गुणा करते हैं, तो 20 में 4 से गुणा करोगे तो 80 हो जाएगा। अब कहने कि 16 में 10 से गुणा करोगे तो 160 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस कितना होगा, 80। और देखो 4 में से घटाना यानी 4 में से 10 कितना, यानी 4 में से 10 को घटाओगे तो कितना होगा, तो माइनस का 6 होगा। कितना होगा भैया, तो बोलोगे माइनस का 6 होगा, यानी माइनस का 6 होगा। तो जो x का मान आएगा तो बोलोगे भैया अगर मैं 2 से काटूं तो 40 बटे में कितना हो जाएगा, 3, यानी माइनस 40 बटे में 3 हमारे पास मान निकल के आ गया, यानी माइनस 40 बटे में 3 आ गया। जब ये मान निकल के आ गया तो आगे देखिए क्या बोला है, तो बोला परिणामी संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का मध्य अनुपाती, यानी मीन निकालने के x और y का मान निकालना है। मीन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कभी दो संख्या का मीन a इंटू बी करके निकालते हैं, तो सबसे पहले घटा के मीन कर लेते हैं। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बोलो भैया 30 है, 30 में से ये घटाना है, यही तो बोला सबसे बड़ी उनका बीच का डिफरेंस। तो 30 में से मैं ऐसा करूं 40 बटे में माइनस का 40 बटे में क्या होगा, 3 तरीका 9, यानी कितना, 90 में से 40 घटाओगे तो कितना होगा, तो बोलोगे 90 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो हमारे पास निकल के आएगा 50, यानी 50 बटे में 3 हो जाएगा। फिर इंटू में, अब देखो ये हो गया पहला निकाल ले। फिर और छोटी संख्या कितना है, 16, 16 में से क्या करना है, 30 बटे में 3 करना है। तो 16, 30 नहीं है ब्रो, यहाँ पे 30 हम लिख रहे थे क्या, देखना जरा एक बार, हम क्या लिख रहे थे, 40 लिख रहे थे, वही तो कह रहा हूँ, 30 नहीं होगा। 16 माइनस में क्या होगा भाई, 40 बटे में 3 होगा। तो बोलोगे 16 या 48 में से 40 घटाओगे तो कितना होगा, 48 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो 8 बटे में 3 होगा। अब देखो कितना आसान से निकाल लोगे, 50 में 8 से गुणा करोगे तो कितना होता है, 8 × 40 यानी 400, नीचे होगा कितना, तो 400 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 20 होगा, और नीचे 2 बार 3 है तो एक 3 आ जाएगा, यानी 20 बटे 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और 20 बटे 3 का है तो ऑप्शन नंबर है। एक प्रोपोर्शन का काफी अच्छा सवाल था कि पहले हम कौन ऐसी संख्या जोड़ रहे थे, तो हम जोड़ रहे थे -40 बटे 3। अब यही जो संख्या आता है सबसे बड़ी संख्या में से क्या डिफरेंस और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस लेना था और उसका मीन निकालना था, हमें जो मध्य अनुपात निकालना था, निकाले 20 बटे 3 आ गया। बताओ, तो काफी अच्छे अच्छे सवाल दिए थे। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि 5 से 6 ऐसे सवाल होंगे जो बढ़िया सवाल है, नहीं तो बाकी तो सारे लल्लू पल्लू से सवाल दिया है इन्होंने। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं और 18 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है 120 मीटर और 180 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में यानी आमने सामने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो वे एक दूसरे से कितने सेकंड में पार कर लेंगे, यानी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगे। कहीं ना कहीं हमें टाइम पूछा है, तो बोलोगे भैया टाइम कैसे निकालते हैं, तो टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और डिस्टेंस क्या लोगे, तो ट्रेन का लंबाई यानी 120 मीटर पहली है और दूसरी क्या है 180 मीटर, तो 120 और 180 आपस में ऐड करोगे तो बोलोगे भैया हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर होगा। स्पीड क्या होगा, ध्यान रखना, मैंने टीएसडी में पढ़ाया नहीं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाया, ट्रेन में भी पढ़ाया कि कभी भी ट्रेन आमने सामने आती है तो स्पीड क्या होगा भाई सब ऐड होता है, विपरीत होता है नहीं, अपोजिट की बात बोले तो स्पीड ऐड होता है। और उसके बाद से ये बाहर, जैसे मान लो एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, यानी कहने की ये इधर जा रही है एक साइड जा रही है, एक ये हो गया। और एक होता है समांतर जाती है, जैसे मान लो भाई साहब ये हमारी एक ट्रेन है, ये भी सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है कि भाई साहब मान लो ये भी ट्रेन जा रही है, भी यानी समांतर जा रही है, तो उस केस में स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, नहीं घटता है, तो स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 और 75 कितना होता है, तो बोलोगे 7 और 6 13 यानी 135 किलोमीटर पर घंटा में। ये ऊपर क्या है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो बड़ी संख्या छोटी में जाना है तो 5 बटे 18 से गुणा कर लो। इस 18 को मैं उठा के ऊपर भेज देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा, कैसे निकल के आएगा, तो काटिए। तो बोलोगे भैया अगर मैं काटूं इसको 9 से काटूं तो 9 से काटो 15 9 135 होता है, 9 से काटोगे 2 बार में। अगर ये देखूं कि 15 से अगर मैं काटूं तो 20 बार में खत्म हो जाएगा और 5 से काटूंगा तो 4 बार में खत्म हो जाएगा, तो 4 दूना 8 सेकंड आ जाएगा हमारे पास। जो टाइम होगा वो 8 सेकंड होगा, और 8 सेकंड कहाँ है देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म।
कितना प्यारा, कितना सिंपल सा सवाल था, प्यार से सारे लोग बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक बिक्री के दौरान 50% माल 40% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल 40%, देखो शेष माल का 40% माल 30% लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल 32% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% हो तो हमें क्या मान बताना है? x का मान बताना है, क्योंकि तो x का मान बताओ, तो यहाँ पर लिख दो कि x का मान ज्ञात करना है। अब आ जाओ, हमें ये मानते हैं कि 100% भाई साहब कोई माल होगा, इसमें से बोला इसका 50%, यानी 100 का 50% कितना होता है? 50। किसको बेचा यार? 40% लाभ पे। देखो यहाँ पर दिया गया है, सारी चीजें मैं मेंशन कर देता हूं। ये है 50% माल 40% लाभ पे बेचा जाता है। ये वाला शेष माल का 40% 13% लाभ पे बेचा जाता है। शेष माल का मतलब क्या समझे? यानी 100 था जिसमें से 50 चला गया, अब जो 50 बचा है ना, जो 50 उसका 40%, तो 50 का 40% कितना होता है? तो बोलोगे भैया 20 होता है। यानी जो 50 का हमारे 40% जो 20 होता है उसको क्या कर रहे हैं? तो 13% लाभ पे। अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट लाइन में इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट में दिखाता हूं। तो फिर देखो, और शेष माल 32% हानि पर बेचा जाता है। अब जो टोटल जो माल बचता है, यानी 50 और 20 70, टोटल कितना था? 100 में से 70 यूज हो गया, यानी बचा जो 30 है उसको क्या कर रहे हैं ये? तो ये बेच रहे हैं भाई साहब कितना? 32% हानि पे। बस बात खत्म। डेविएशन लगा लेते हैं। डेविएशन नहीं तो ऐसे नॉर्मल से, क्योंकि ये हमारे पास रेशियो में होता है, तो इसको खत्म कर दो, पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो बोलोगे 5 चुका 20, 200। अब उसके बाद से करेंगे फिर यहाँ पे प्लस 13, 13 दूना 26, यानी ये 26 आ गया। अब फिर अगर मैं देखूं, अगर मैं माइनस में करूं तो कितना? 32 का 3 गुना करूंगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास 96 होगा। और बट्टे में कितना होगा? तो 3 दो 5 और 5 10 हो गया। बस भाई एक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो देखो, अब ऐसा करता हूँ 200 में से ऐसा करता हूँ 96 घटाता हूँ। तो 200 में से अगर मैं आप 96 घटाओगे तो कितना होगा? तो आपके पास बचेगा भैया 100, कहेंगे कि 104। 104 में हम क्या करेंगे? 26 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा, और नीचे है 10, तो खत्म कर दो तो ओवरऑल एक्स का माना जाएगा 13%, यानी 13 आ गया। 13 का है तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। बढ़िया सवाल था, लैंग्वेज बेस पे सवाल था, चीजों को पढ़ने जाना है, प्यार से पढ़ते जाते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों के बाद स्वयं का 3 गुना हो जाती है, स्वयं का 3 गुना जाती है, तो 24 वर्षों बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? कितना सिंपल सवाल है। हमें मालूम है कि ये हमारे अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल है। अगर मान लो स्वयं का 3 गुना है, 1 से 3 हो रहा है। अब देखो ये क्या रहा है? 8 वर्षों के बाद स्वयं का 3 गुना हो जाती है। अब 1 से 3 गुना 8 वर्षों में। अब देखो, अब तो हमसे जो पूछा है ये वाला पूछा है ना, तो 24 वर्षों बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? 24 वर्षों में। अगर मैं ऐसे बताऊं आप लोगों को, मान लो भाई सब 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना, फिर अगला 8 वर्ष, 8 8 16 वर्ष, अगला 8 वर्ष में, यानी कहीं ना कहीं देखो 8 वर्ष बाद कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ तभी तो 8 8 16 8 तरीका कितना? 24 होता है। तो कुछ नहीं करते हैं भाई साहब, जब 3 बार हुआ है तो इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, बात खत्म। जो हमारे पास अब आ गया, तो बोलोगे जो हमारे पास अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 27 हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 1 था। अब देखो 8,000 की राशि, यानी प्रिंसिपल 8,000 दिया है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 8,000 जो है कितने का मान है? 1 का मान है। हमें अमाउंट फाइंड करना है, कितना हो जाएगी? यानी 27 का मान निकालना है। आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। तो देखो 5 3 8 2 7 कितना? 8 2 10 खत्म, 6 2 8 है भी खत्म, 6 3 9 2 11 खत्म, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए खत्म, क्योंकि यहाँ पे 7 और 2 9 का मल्टीपल। ऐसे भी गुणा करोगे तो हमारे पास 216 000 आ जाएगा, बस बात खत्म। यानी टोटल में हम भाई सब 8,000 में 27 से गुणा करेंगे तो 216 000 आ गया, खत्म। तो सिंपल सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं और 21 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 में 27 जोड़ने पर, 87 जोड़ने पर 107 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योगफल। मान लीजिए किसी संख्या के 1/3, अब मान लो मैं किसी संख्या को क्या मानता हूँ? 3x मान लेता हूँ। इसका 1/3 यानी मान लो 3x है, इसका 1/3 का मतलब क्या हुआ है? डायरेक्ट काटोगे तो 1 आ गया, तो सिर्फ x का मान आ गया। यानी बोलोगे भैया x का जो मान होगा क्या है भाई साहब? कितना जोड़ने पे? किसी 1/3 जोड़ने पर 87 आता है। एक्स का मान हम ऐसे करते हैं भाई साहब, तो 87 एक्स में 87 ऐड करते हैं तो 107 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 1/3 में हम 87 ऐड करते हैं, तो बोलोगे भैया हमारे पास जो 1/3 था कितना सिंपल था? 1/3 एक्स था, इसमें हम 87 जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 107 प्राप्त होता है। एक्स का मान कैसे होगा? तो बोलोगे एक्स का जो मान आएगा, कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे 107 है, इस 87 जाके उधर घट जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखो अगर 87 में 7, 87 में 13 ऐड कर देंगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? 100 और 7, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास 20 हो जाएगा। एक्स का मान 20 हो गया। तब बोला है क्या? आगे पढ़िए। तो मूल संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी स्टार्टिंग में जो मूल संख्या है 3x, इसका अंकों का योगफल। तो आपको मालूम है भाई x का मान 20 है, तो 3 भी 20 से गुणा करूंगा तो यानी 20 3 60 होगा। अंकों का योगफल अगर करोगे तो 6 होगा, और 6 का है तो बस ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाई सब 6 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा? 6 ही तो होगा।
ऐसा कुछ थोड़ी 61 होता तो 6 कर देंगे 7 होता, बट तो सिंपल था, बहुत इजी सवाल था। ऐसे ही बोल सकते हो कि 3x मैंने माना था ना। बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं कि कोई संख्या मान लीजिए x है, इसके बोलते हैं इसके 1/3 में अगर मान लीजिए हम ऐसा करता हूँ भाई, इसमें 87 जोड़ता हूँ तो हमारे पास 107 आता है। तो ऐसे बोलोगे भैया x बट्टे में 3 जो हमारे पास निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 20 आएगा। तो x का जो मान आएगा 60 आएगा, और यही x का मान जो पूछा है यानी इसका अंकों क्या है, एक फुल ये आएगा। तो बस भाषा के खेल होता है, मैंने 3x मान लिया, बाकी ऐसे आप बेसिक से बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन के बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, बस एग्जाम में ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आपके दिमाग में क्लिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं और 22 पढ़ते हैं। 314 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले किसी गोले की त्रिज्या ज्ञात करें और पाई का मान इन्होंने दे दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका मान इन्होंने दे रखा है कितना भाई, तो 314। अब यह 4 हो गया, पाई के मान 3.14 दिए हैं, रेडियस हमें फाइंड करना है भाई, और ये 314 हो गया। अब जब यहाँ पर देखोगे ना, क्या देखोगे, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, ये डायरेक्ट इसको खा जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, तो जो आर स्क्वायर का मान होगा वो 100 बट्टे में हो जाएगा 4, तो आर का मान हो जाएगा 10 बट्टे में 2, जिसको हम 5 भी बोल सकते हैं, और 5 का है तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो बहुत नॉर्मल, बहुत लल्लू सा सवाल था, बस आपको भाई साहब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस, इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया आपको मालूम होना चाहिए था। बहुत सिंपल सवाल था। देखिए कह रहे क्या, 4 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताएं। तो कभी भी ऐसा मान दे और ऐसा वैल्यू देना तो हम यहाँ पर किसी एक का मान पुट कर लेते हैं। और देखो भाई साहब टेन भी है, कॉट भी है, सेक भी है, कोसेक भी है, तो 45 बहुत बढ़िया है। तो थीटा का मान हम 45 डिग्री पुट कर लेंगे। तो 45 करोगे तो 4, टेन 45 का मान 1 होता है भाई, बहुत बढ़िया। फिर प्लस कॉट 45 का 1 होता है, माइनस सेक 45 का मान क्या होता है, तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो उसी को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी √2 होता है, √2 का स्क्वायर करोगे 2 होगा, सेम उसी का भी √2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 2 होगा। तो बोलोगे 4 और 2 6 में से अगर मैं 4 घटाऊं तो 2 आएगा, तो यही 2 हो जाएगा, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। सिंपल सवाल, बेसिक सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं और 24 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याएं हमें दिया है, अब इसका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बताना है। यानी यह क्या बोला है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंडों का गुणनफल बताना है। अब सबसे पहले तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं, उसका डायरेक्ट एचसीएफ निकाल के आंसर दे दिए हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, प्राइम में तोड़ के इसका गुणनफल निकालना है। तो एक एक का मान लिखो, जैसे मान लो यहाँ पर 1950 दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद से अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 1560 दिया है। उसके बाद से अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 2340 दिया है। अब ऐसा करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर देखो सबसे पहले यहाँ पे तो 10 होगा, सब में फिक्स है 10 है। अगर 10 है तो 195 किससे कटेगा, अगर मैं 13 से देखूं, 13 देखो, ये भी 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कट जाएगा, ये भी 13 से कटेगा, तो काटो। अगर 10 है तो 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि 0 होता है तो 2 और 5 लेते हैं। अब देखो 13 से अगर करता हूं तो मैं बोलोगे भैया 13, 13 कम 13, उसके बाद से 13 × 5 = 65, यानी ये बोल सकते हो भैया कि 13 × 5 है, ठीक है भाई। क्योंकि 13 में अगर मैं 5 से गुणा करूंगा, 13 कम 13 यानी 15 होगा, यानी 13 कम 13 15 को भी हम तोड़ सकते हैं किसमें, तो बोलोगे 3 × 5 में, तो 5 × में 3 कर सकते, यानी 13 में 15 से गुणा करूंगा 195 होगा। फिर ऐसे भी मान लो 10 है तो इसमें 2 × 5 कर लूंगा, 13 से करूंगा तो 13 × में 13 1 कम 13, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना भाई 3, अगर 13 कम 13 तो 2 26, 13 दूना 26 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 × में 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया भाई। अब देखो, अब इसको करते हैं, इसमें भी 0 होगा तो 2 और 5 आ गया, 13 से करो तो बोलोगे भैया 13। अब देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13 करूंगा तो 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, तो 13 13 7 91, 13 8 104, यानी 18 बार में कटेगा, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 3 × 9 दूना 18, ये हो गया। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए। अब इसका हम भाई साहब हम इसमें से निकालते हैं कि कितना चीजें निकल जाएंगी। अब देखो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो सबसे अगर पहले देखूं तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है भाई, तब बोलोगे 5 का स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको इस वाले में लिखूं तो बोलोगे हमारे पास देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा। सेम अगर मैं ये से देखूं तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, यानी 2 का क्यूब है, और उसके बाद से 5 एक बार है, 5 एक बार है, 2 का क्यूब है। उसके बाद से देखो यहाँ पे 3 भी तो है, 3 एक बार है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद से 13 है, और उसके बाद से 13 के बाद से 3 हमारे पास एक बार है, ठीक है, एक बार मैं ऐसा लिख लेता हूँ। फिर अगर मैं देखूँ तो 5 एक बार है, 5 एक बार है, बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूँ तो 13 एक बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए भाई। अब उसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर 3 का भाई साहब 2 बार है, और 5 भी तो लिखिए दिया हूँ, और 3 2 बार है, और 13 एक बार है, तो 3 2 बार है। अब लो भाई साहब, इसमें से हम देखते हैं कॉमन कौन सा है। कॉमन की मैं बात करूं तो देखो, अगर सब में कॉमन की बात करोगे तो बोलोगे भैया कि सब में यहाँ पर एक 13 कॉमन आ गया, तो एक 13 ले लो।
अब देखो 5 भाई साहब, ये नहीं कि 5 स्क्वायर ले लो, नहीं 5 कॉमन है क्योंकि सब में 5 है, तो एक 5 ले लिया, एक यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ के 3 ले लिया। तो बोलोगे भैया 13 पचे 65, 65 का 2 गुना 130, 130 में 3 से गुणा करोगे 13 3 39, यानी 390 होगा और यही आंसर होगा 390, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। तो लोग इसको भाई सब जानते हो एलसीएम एचसीएफ मेथड से बनाते थे, डिफरेंस मेथड लेके, तो एक तरीका सही नहीं था क्योंकि इसमें ये बोला था उभयनिष्ठ गुणनफलों का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनखंडों का गुणनफल। तो सारे संख्या का पहले हम गुणनखंड किए, उसके बाद हम गुणनफल करके निकाल दिए। बाकी लोग एचसीएफ से तरीके से भी बना रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल। कह रहा है किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य 48.5 है और माध्यिका 44 है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। भाई सब इंपेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास। इंपेरिकल फॉर्मूला बोलता क्या है, तो बोलोगे भैया मोड बराबर आपने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, तो 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमारे पास ये दिया है कि माध्य दे रखा है और यहाँ पे माध्यिका 44 दिया, तो 3 इंटू में 44 कर दो और माइनस में 2 कर देंगे, 48.5। अब 48 का 2 गुना होता है कितना, तो बोलोगे 96 97 हो गया, तो 44 का 3 गुना, 4 3 12 120, यानी कहीं ना कहीं फिर 4 3 12 132 माइनस में हो जाएगा 97। तो 3 और 32 और 3 कितना होता है, तो 35, तो मोड हो जाएगा 35 और 35 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो ये रहा भाई साहब टोटल आज के 25 सवाल, हमने पहला शिफ्ट को कंप्लीट कर लिया, यानी कहने कि हम टेक्नीशियन का 6/3/2026 का शिफ्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको शिफ्ट 2 चाहिए इसी तरीके से एकदम धुआंधार तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्यूशन ये कैसे चीजों किया जाता है, तो कमेंट करके बताइएगा, शिफ्ट 2 हम बहुत जल्दी कराएंगे। भाई सभी ये है हमारा रेलवे गणित की बुक है, आप इसको फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा सकते हैं, मात्र 300 रुपये में डिलीवरी आपके पास चली जाएगी। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे मैंने कराया है इसी टाइप में और सारे क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस सेम इसी तरह से, तो आप इस बुक को मंगाइए, बहुत बढ़िया इसमें चीजें दी गई है, कंटेंट भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो आप ये बुक मंगा लीजिए और इस बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। बाकी वैसे कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो मैं क्लास नोट्स में जो पढ़ाता हूँ हाथ से लिखता हूँ, ये सारी चीजें इस पर डल जाती हैं। ये हमारा एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई, बाकी आपको करना क्या है, तो इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है, और भाई सब शेयर के साथ साथ कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन करने का तरीका कैसा लगा, क्या मैंने ज्यादा डीप में गया, क्या मैं ज्यादा बेसिक गया, क्या ज्यादा मैंने उड़ाने गया, वो सारी चीजें भी बताइएगा। बाकी भाई सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है क्योंकि चैनल ये आपका अपना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।